नहीं, हर सरकार में था। अखिलेश में इससे पहले जो भी सरकार है सब में भ्रष्टाचार था। आज़ादी के बाद आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। 500 का काम आज 1000 रुपये में हो रहा है। भ्रष्टाचार में बात कर रही हैं, इनका तो बस यही है कि मतलब कि जाति बिरादरी पर जो है वोट मांगने का काम करते हैं और कुछ नहीं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा किए थे, उनको बुलडोजर से गिरवाया और सारे गुंडे अपने सीने पे पट्टी लगा करके हाथ ऊपर करके और थानों में सरेंडर किया और जेलों के भीतर हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की खास पेशकश यूपी किसका में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में। चंदौली राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी समृद्ध है। धान का कटोरा तो इसे कहा ही जाता है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उनका गृह जनपद है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो भारी उद्योग मंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। आज हम चंदौली के दीनदयाल नगर में हैं। दीनदयाल नगर एक प्रमुख शहर है चंदौली जिले का। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, 2022 के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दे क्या हैं और यूपी 2022 में किसका होने जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनिल यादव। क्या करते हैं आप? अवकाश प्राप्त प्राचार्य थे एक पीजी कॉलेज में। सर, ये बताइए कि आखिर 2022 में यूपी किसका? भाजपा का। क्यों? पिछले 2014 से लेकर के और 21 तक केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सानी नहीं है। और जहाँ तक रही बात व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बराबर का कोई भी नहीं है। ये तो हुई ये बात है। जहाँ तक रही बात विकास की, कानून और व्यवस्था की, उसमें गुणात्मक रूप से काफ़ी सुधार हुआ है। और आज भी हम ये पाते हैं कि जो कुछ भी विकास की गति यहाँ पे रही है और चल रही है, वह निश्चित रूप से और सरकारों से बेहतर है। कानून और व्यवस्था की स्थिति तो ये है कि माफिया जो बड़े बड़े स्वनाम धन्य बना करते थे, आज थर्रा करके बिलों में घुसे हुए हैं और अपनी जमानत रद्द करवा करके जेलों में जा रहे हैं, चले गए हैं। छोटी मोटे अपराध होते रहते हैं, लेकिन कोई माफियागिरी या संगठित गिरोहबंदी का अपराध इस उत्तर प्रदेश में अब दिखाई नहीं पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? विनय कुमार वर्मा, यहीं के रहने वाले हैं, मुगलसराय के, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सीनियर जर्नलिस्ट। किस तरह से देखते हैं यूपी किसका होने जा रहा है 2022 में? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि यूपी उसी की होगी जनता जिसको समर्थन देगी। अब जनता किसे समर्थन देगी? पिछले चुनावों में, कई चुनावों में अचानक अचंभित करने वाले भी परिणाम दिखाई पड़े हैं। तो अभी से ये निर्णय देना कि यूपी इसकी होगी, यूपी उसकी होगी, थोड़ा जल्दीबाजी होगी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, तो क्या योगी मोदी की जोड़ी फिर कमाल करेगी? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश की सरकार हैं, उन सरकारों में कुछ बातें पिछली सरकारों से बेहतर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कुछ कमियां भी दिखाई पड़ती हैं। कोई भी सरकार मुकम्मल या कोई भी व्यक्ति मुकम्मल नहीं होता है। कमियां और अच्छाइयां दोनों होती हैं। एक जर्नलिस्ट के नाते मैं देखता हूं कि इस सरकार में कमोबेश अच्छाइयां मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो अगर अच्छाइयों को जनता देखती है तो भाजपा को बुलाएगी, अगर कमियों को देखती है तो किसी विपक्ष के दल को बुलाएगी। कौन दिखाई दे रहा है? भाजपा से कौन लड़ रहा है? यहाँ तो यूपी में तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, यही दो दल दिखाई पड़ रहे हैं। दो अलायंस दिखाई पड़ रहे हैं, भाजपा और अन्य दल का अलायंस, सपा और अन्य दल का अलायंस। प्रियंका भी काफ़ी हमलावर है उत्तर प्रदेश में, तो एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि प्रियंका को आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी के अलायंस में शामिल होना पड़ेगा या समर्थन देना पड़ेगा। अपना अलग अस्तित्व खड़ा नहीं कर पाएंगे यूपी में। प्रियंका अलग अस्तित्व नहीं खड़ा कर पाएंगी कांग्रेस। कुछ और लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार है। क्या करते हैं आप? व्यवसायी हम लोग हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले मुगलसराय के हैं। ये बताइए कि 2022 में उत्तर प्रदेश किसका होने जा रहा है? 2022 में आप देख लीजिए, देश की जनता और यूपी की जनता निर्णय लेने जा रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को मैं
हर साल रोजगार दूंगा। कांग्रेस की अपेक्षा महंगाई बहुत कम करूंगा। आज महंगाई की पोजीशन ये है कि 250 रुपया लीटर कड़ू का तेल हो गया, रिफाइन देख लीजिए 200 रुपया लीटर है, डीजल देख लीजिए 100 रुपया हो गया, पेट्रोल 105 रुपया आ गया। महंगाई चरम सीमा पे और बेरोजगारी का कोई अंत नहीं है। आज हर गांव में देश की लगभग 60% कंपनियां बंद हो चुकी हैं। लड़के गांव के लिए प्लान कर चुके हैं, गांव में रोजगार नहीं है। और जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये महीने में दिहाड़ी कर रहे हैं, उनके घर का खर्च नहीं चल रहा है। इसको देख, और अखिलेश यादव की अपेक्षा इसमें महंगाई और भ्रष्टाचार भी बढ़ी है। जो पहले सरकारों में थाना में, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में 200-500 में काम होता था, जो दुगना तिगुने दाम पे काम हो रहा है। महंगाई कहीं, भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं हुआ है और अपराधी कुछ कम हुए हैं, लेकिन अपराधी बढ़े। मतलब आप मानते हैं कि अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार था लेकिन कम था? नहीं, हर सरकार में था। अखिलेश में इससे पहले जो भी सरकार है सब में भ्रष्टाचार था। आज़ादी के बाद आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। 500 का काम आज 1000 रुपये में हो रहा है। और ये इस सरकार में काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी मनमाना हो चुके हैं। पहले तो सरकार में नेताओं का दबाव था, तो कुछ थाने में या कचहरी में, तहसील में लोग डरते थे, लेकिन आज डर किसी के पास नहीं है। कोई मंत्री विधायक का बीजेपी का बात नहीं मान रहा अधिकारी। अब भ्रष्टाचार डेली बढ़ रहा है और आने वाले समय में अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार आएगी, राकेश का ये कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रिजवान नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? ये व्यवसाय करते हैं। उत्तर प्रदेश किसका होने जा रहा है 2022 में, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ जो वोट किसी को भी वो करना चाहेगी। क्यों, आखिर क्या है, कुछ कारण बताइए हमें। ये अपने मुद्दे पर, ये महंगाई के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अदर जो पार्टी हैं तो महंगाई पर बात कर रही हैं, बेरोजगारी पर बात कर रही हैं और अब भ्रष्टाचार पर बात कर रही हैं। इनका तो बस यही है कि मतलब कि जाति बिरादरी पर जो है वोट मांगने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका बाबा? केदारनाथ। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश किसका होने जा रहा है? भाजपा ही का होगा, क्योंकि योगी जी ने अच्छा विकास किया है और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी मतलब ये अच्छा विकास करेंगे, क्योंकि और प्रदेशों के बनस्पत जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अच्छा, हर माने में अच्छा विकास किया है। तो ये बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं चंदौली की? चंदौली की जो सबसे बड़ी समस्या है, मतलब कि अब एक समस्या तो आपको ये, हम व्यापारी हैं और 2 साल से ये उस पटरी का भाड़ा बंद कर रखा है नगर पालिका ने। हम लोग कई बार प्रयास भी किया कि भाई कम से कम भाड़ा लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर चाय भी बन रही है। हम अपने सहयोगी से करने वाला चाय के जो दुकानदार हैं, इनसे हम एक बार बात करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। पप्पू जी, आप चाय की दुकान कब से यहाँ कर रहे हैं? बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2022 में चुनाव किसका होने जा रहा है? किसी का भी होगा, जहाँ हमको अच्छा लगेगा वहाँ देंगे। हमको अच्छा से मतलब है, हमारा काम अच्छा होना चाहिए बस। कौन अच्छा कर रहा है? योगी अच्छा कर रहे हैं? सभी अच्छे कर रहे हैं, जो हमारा सब चल रहा है सभी अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि जो अच्छा काम करेगा उसको ये वोट करेंगे और सरकार उसी की बनेगी। एक बार फिर हम लोग चलते हैं जनता के बीच। यहाँ पर कुछ और लोग आ गए हैं, मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। आलोक जी, क्या करते हैं आप? निश्चित रूप से योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे और भाजपा की सरकार आएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि 24 घंटा बिजली अगर संभव हो पाया तो योगी जी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया। बिजली की वो समस्या थी कि 2 बजे रात तक हम लोग इंतजार करके, रात में सोने का इंतजार करते थे कि बिजली आएगी तो सोएंगे। आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और सबका इन्वर्टर, जनरेटर या बिजली संबंधी जितने उपकरण हैं वो बेकार हो गए। योगी जी की सरकार इसलिए भी आएगी कि जितने गुंडे बदमाश थे, जिन्होंने केन प्राकरणिक तरीके से अब बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां अर्जित की थी, उनको आप सब लोगों ने देखा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि उनकी सारी संपत्तियों को सीज किया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा किए थे, उनको बुलडोजर से गिरवाया और सारे गुंडे अपने सीने पे पट्टी लगा करके, हाथ ऊपर करके और थानों में सरेंडर किया और जेलों के भीतर हैं। यदि किसी ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया तो उसका काम तमाम हो गया। मतलब ये है कि कानून और व्यवस्था का राज हुआ है, ऐसा कहना है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अग्रहरी। क्या करते हैं आप विनोद जी? व्यापारी हैं। आप यहीं दीनदयाल नगर के रहने वाले हैं। ये बताइए कि समस्याएं क्या हैं आपके ज़िले में? समस्याएं भाई साहब थोड़ा से
जो हम लोग की पर्सनल समस्या है वो नो एंट्री की है कि मुगल सराय नो एंट्री के नाम पर अवैध वसूली होता है दामोदर दास पोखरे पर। और क्या समस्याएं हैं? और समस्या ये जाम का जो मुगल सराय आए दिन लग रहा है, अपना ये जो मुगल सराय बनारस रूट है इस पर पड़ाव चौराहे पर कोई व्यवस्था सही नहीं है। इसको प्रशासन से मांग किया जाए कि ये सही कराएं। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है 2022 में, आपको क्या लगता है? 99% तो उम्मीद भाजपा ही की है। क्यों? इनके कार्यकाल में जो है माफिया गुंडों का तो व्यवसायी काफ़ी संतुष्ट हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम राहुल जायसवाल है। राहुल जी, क्या करते हैं आप? हम पेशे से व्यापारी हैं। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, आपकी चंदौली जनपद की ऐसी क्या समस्याएं हैं जो मुद्दा बन सकती हैं चुनाव में? देखिए, चंदौली में जो समस्याएं, जटिल समस्याएं थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगभग 80% वो तो घट गई है। 20% जैसे जाम की समस्याएं हैं, चौड़ीकरण है। हाल ही में अभी पचपेड़वा से पड़ाव तक का रोड चौड़ीकरण का कार्य भी विधायक जी द्वारा और सांसद जी द्वारा किया गया। हमारा मानना ये है कि जल्द से जल्द चौड़ीकरण हो जाए। दूसरी बात, जो व्यापारी बोर्ड का गठन हुआ है, व्यापारी बोर्ड के गठन के साथ 3000 प्रति महीना जो पेंशन देने की बात सरकार द्वारा की गई है, उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारियों को सुरक्षा हेतु जो भी बुनियादी सुविधाएं हो सके, थाना स्तर पे एक व्यापारियों के लिए एक अलग से डेस्क बनाया जाए जिससे व्यापारियों को समस्या को तुरंत सुना जाए। जिस तरीके से जीएसटी ला करके आज पारदर्शिता सबके सामने रख दिया गया, जो कई प्रकार के कर और अन्य जनपदों से माल लाया जाता रहा तो कागजी कार्रवाई में घूस देते थे लोग, व्यापारी परेशान थे। आज जिस तरीके से जीएसटी लाया गया, उसी तरीके से ऑनलाइन बिक्री जो चल रही है, अगर सरकार उसको बंद कर देगी तो व्यापारी वर्ग हमेशा खुश रहेगा और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी और मोदी जी सरकार को बनाने में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन व्यवस्था जो है परेशान कर रही है। कुछ और लोग हैं। भाई साहब, आप आगे आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, क्या करते हैं आप? व्यवसायी हूँ। व्यवसायी हैं। ये बताइए कि इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा तो बिजली का है। जो लोग इतना बिजली की कटौती से परेशान थे, आज लोगों का गर्मी ये सब बीत गया। लोग एकदम पता ही नहीं चला कि गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी भी एकदम समझ में नहीं आया। सबसे पहला तो ये है। उसके बाद ये है मुद्दा कि अभी हाल में जो कोरोना वाला काल था, सबसे बढ़िया आज जो लोग अपने घर में बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं, तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का देन है और ऊपर बैठे हमारे मोदी जी का देन है। तो कोरोना काल के दौरान जिस तरह से उन्होंने किया, उसको लेकर के कुछ और आ गए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दयाराम जायसवाल। दयाराम जी, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है 2022 का, उसमें चंदौली जिला में क्या मुद्दा रहेगा? चंदौली जिला में इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा रहेगा कि जो विकास हो रहा है और विकास हो, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो हमारे क्षेत्र का, और विकास हो भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर काफ़ी विकास होगा, उससे हमारे क्षेत्र का, हमारी जनता का, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास हो रहा है। ये विनय जी, जो आप जर्नलिस्ट हैं, तो एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है आपसे जानने का कि अभी जो कृषि बिल वापस करने की बात हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम वापस ले रहे हैं, तमाम आंदोलन हुए, इसका क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है चुनाव पर? देखिए, कोई भी घाव पर मलहम लगना शुरू हो जाता है तो घाव ठीक होने लगता है। सरकार कोई भी कानून जनता के लिए लाए और सरकार लाई अपनी सोच से लाई कि जनता के हित के लिए है, लेकिन जनता को लगता है कि नहीं, मेरे हित के लिए नहीं है, उन्होंने विरोध किया। सरकार एक अच्छे अभिभावक के नाते उस बिल को वापस कर लेती है। ये बहुत ही सराहनीय, स्वागत योग्य कदम है और मलहम लगेगा निश्चित रूप से। अब मानना भी चाहिए कि सरकार जो मांगे थी उस मांग को मान ली। थोड़ी देर हुई और पहले मान ली जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी देर हुई पर दुरुस्त हुआ। 2022 के चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल इस मुद्दे को बना करके नाराज थे, अब उनके पास ये मुद्दा नहीं रहेगा। अब वो, आप देख रहे होंगे, किसान आंदोलन जुड़े लोग अब एक नया मुद्दा ला रहे हैं, एमएसपी समर्थन गारंटी मूल्य के एक नया मुद्दा ला रहे हैं। तो पुराना मुद्दा तो समाप्त हो गया, अब नए मुद्दे पर चर्चाएं होंगी, बिल आएंगे, लेकिन ये मुद्दा समाप्त हो गया। मुद्दा समाप्त हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि चंदौली की स्थानीय समस्याएं क्या हैं और इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं?
चंदौली के स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं, अभी आपके सामने आया भी, और शिक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहाँ पर बीएससी और एमएससी की पढ़ाई होती हो और वो सरकारी माने वो तंत्र हो। स्ववित्त पोषित विद्यालय बहुत से हैं, लेकिन ये स्ववित्त पोषित विद्यालय केवल रजिस्ट्रेशन के कार्यालय हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। और यहाँ से कोई भी हम ये सोचें कि चंदौली जनपद से कोई लड़का साइंटिस्ट बन करके निकलेगा यहाँ रहते हुए, तो वो संभव नहीं है। सारे बच्चों को जाना पड़ता है या तो वाराणसी या बाहर जाना पड़ता है। सभी में वो क्षमता आज नहीं है कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज करके पढ़ा सके। तो ये शिक्षा का भी मुद्दा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं स्थानीय तौर पर, जाम की समस्या या भ्रष्टाचार की जो बात हुई, वो तो चलता रहता है, वो अनवरत क्रम है, वो दूर होनी चाहिए। लेकिन आज पूरे मुगलसराय में या दीनदयाल नगर में आप कभी भी शाम को या दोपहर में 12 बजे के आसपास आइए तो सड़क को पार करने में, जीटी रोड जो ब्रिज है वो जीटीआर ब्रिज, उसको पार करने में आपका पसीना छूट जाता है। सर, जाम की बात आ रही है, इसके पीछे रीजन आखिर क्या है? जाम क्यों लग रहा है? जाम तो लगता है 2-3 कारण है। अनियंत्रित वाहनों को खड़ा करना नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे जो वाहन हैं, जो सवारियां ढोने वाले वाहन हैं, उनसे वसूली करके वो खड़ी कर दी जाती हैं। और पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस अगर ईमानदार हो जाए और साथ ही साथ अगर वाहन हम अपनी जिम्मेदारी लें, अपने वाहन को ठीक ढंग से रखें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो ठेला संस्कृति है, यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर पे चले जाइए तो इतने ठेले लगे रहते हैं कि आप वहाँ पर अपने वाहन खड़ा नहीं कर सकते। और अगर आप वाहन खड़ा करते हैं रोड पर तो रोज सैकड़ों गाड़ियों का चालान किया जाता है। बिना मतलब के हमें वो चालान भुगतना पड़ता है। हजारों रुपए एक माने वाहन चालक का लग जाता है। और वजह है उसका ये ठेला कल्चर। आप देख लीजिए, ठेला पूरा जाम किए रहते हैं।